सर हम जानना चाहेंगे सर, ये जातिगत जनगणना है क्या? देखिए, सबसे पहले तो इस जाति जो है वो भारत की एक आइडेंटिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति अंग्रेजों ने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल में जाति बनी। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था क्या नहीं था, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। और ये आरएसएस के लिए मतलब ये अचीवमेंट की बात है कि उनके स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। श्री राहुल गांधी वो बार बार कह रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो इन डाटा से सरकार को क्या सहूलियत मिलेगी? तो जो मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान को बदलना आज के डेट में किसी के बस में नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपीलिंग भारत का खास पेशकश नीति संवाद। इसमें हम बात करेंगे भारत के चिर प्रचित, जो कि बहुत सालों से ये डिमांड थी, जातिगत जनगणना की। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और काफ़ी लंबे समय से छात्र आंदोलनों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर हम जानना चाहेंगे सर, ये जातिगत जनगणना है क्या? देखिए, सबसे पहले तो इस जाति जो है वो भारत की एक आइडेंटिटी है और ये मुझे लगता है कि इसका अगर हम इतिहास देखें तो बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद अगर हम जाति को देखते हैं तो दोनों में फ़र्क करना चाहिए। एज ए एकेडमिशियन जब मैं जाति की बात करता हूँ तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो हम सब कॉलोनाइज थे। उस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। 200 साल तक उन्होंने रूल किया और उन्हें जो अच्छा लगा समाज को तोड़ने में, उनके लिए कौन खड़ा हो रहा है, कौन उनके साथ उस समय कौन था, कौन सी जाति उनके साथ थी, उन्होंने हर जगह पे उस चीज़ का यूज़ किया और मिसयूज़ भी किया। लेकिन उसके पहले से भी समाज चली आ रही है और ये अगर हम भारत समाज की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत इसका पुराना इतिहास रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से इस कास्ट सिस्टम को, जाति व्यवस्था को लेके आना चाहिए था, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो भी उस समय नेतृत्व करने वाले लोग थे उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, जिसके कारण आज जो हम जाति व्यवस्था को जिस तरीके से देख रहे हैं, या जो समाज में जो एक भ्रांतियां फैल रही हैं जी, तो मुझे लगता है शायद इसी से रिलेटेड आज कुछ पूछना चाह रहे थे। सर, एक लोगों के बीच में सवाल आता है कि जाति, कुछ लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति अंग्रेजों ने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल में जाति बनी, और कुछ जो विद्वान हैं उनका मत ये भी है कि जो जाति है ये इस्लामिक जो आक्रमण हुआ इंडिया में, उसके बाद से बहुत सारी जातियों का इस तरीके से निर्माण किया गया। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले ही बोला कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था क्या नहीं था, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तो हम 200 साल तक गुलाम रहे और जो व्यक्ति, जो समाज गुलामी अवस्था में रहता है तो उसकी क्या नैरेटिव बनाया जाएगा, उसका क्या एकेडमिक डिस्कोर्स होगा, जो पावर होता है वही उसको इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद से, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से जो जिस तरीके से कास्ट को डिफाइन करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। नतीजा है कि हम आज भी उस चीज़ पे इस मतलब 2025 में भी आज मतलब भारत में जाति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बिना कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से लागू हो नहीं पाता है। अच्छा सर, ये जातिगत जो जनगणना है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको कैसे आप देखते हैं? मैं पहला चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि इस देश में भारतीय समाज जो है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक समाज है और इसमें मुझे लगता है कि इसको एक्सेप्ट करने में कहीं से बुराई नहीं है और हर व्यक्ति को पॉलिटिसाइज होना चाहिए, पॉलिटिक्स उसको समझ में आनी चाहिए और उसकी अपनी जो वजूद है, जो उसका अपना जड़ है, उसे जरूर पता भी होना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक दिन में नहीं बनने वाला देश है। भारत की लीगेसी बहुत पुरानी है। भारत का विरासत और भारत के जो जिसको हम बोलते हैं कल्चर, सभ्यता, सिविलाइजेशन, ये बहुत ओल्ड है और बहुत ही समाहित करने वाला है।
जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत को प्रस्तुत किया गया विश्व के एकेडमिक डिस्कोर्स में, वो हमेशा एक डिफेम करके दिखाया गया। तो इसके पीछे भी बाहरी ताकतें रही हैं, और जिसको जो प्रेजेंट जो लीडरशिप उस समय की रही, उन लोगों ने इस चीज पे एड्रेस करने का काम नहीं किया और जाति को एक एज ए टूल यूज करने लगे। अच्छा, तो मैं एज ए टूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जाति एक सच्चाई है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि किसके घर में मेरा जन्म हो सकता है। तो ये जन्म लेने के बाद से उसकी जाति शुरू होती है, उस व्यक्ति का या उस पुरुष का या उस महिला का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति को जो डेफिनेशन जो देना चाहिए एकेडमिया के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, या समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग थे, किसी ने भी उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया। इसीलिए आप देखिए कि कुछ हम जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली भारत की कैपिटल है, और यहाँ पे जिस तरीके से आप अगर मतलब हम बोलते हैं कि दिल्ली में इंडिया का सबसे प्रोग्रेसिव माइंड यहाँ पे आता है, और जिस तरीके का डेवलपमेंट एक मॉडल है, पार्लियामेंट है, पूरा जो एक पॉलिसी मेकर्स है, सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ियों के पीछे बहुत सारे स्टिकर आपको दिखते हैं जहाँ पे जाति को डिफाइन करके ग्लोरीफाई किया जाता है। तो अब आप उसमें देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी चीज है। आप देखिए तो कुछ जातियों का ही उसमें दिखेगा। लेकिन अभी 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जो सर्वे कराया था, लगभग उसमें 41 लाख जातियां और उपजातियां निकल के आई हैं। तो ये जो इस तरीके का जो प्रोवोकेशन है, समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक तरीके से समाज में व्यक्ति के अंदर उस कास्ट के प्रति और अपनी जाति के प्रति एक डिफेम या डिमेनिंग करने का एक अप्रोच है, जो कि मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरीके से किया गया वो गलत किया गया। सर, जो ये ओबीसी जनगणना, क्योंकि पहले से एससी की जनगणना होती रही है, एसटी की भी जनगणना होती रही है और जनरल की भी जनगणना होती रही है, लेकिन ओबीसी की 1931 के बाद लास्ट जनगणना 1931 में हुआ था। उसी के आधार पे सब आप भी जानते हैं सर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो बीपी मंडल साहब उस रिपोर्ट के बनाने वाले थे, चेयरमैन थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि जब तक जातियों की वास्तविक जनसंख्या हमारे पास नहीं होगा, तब तक सामाजिक न्याय का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा, वो अधूरा ही रहेगा। ये इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये मतलब दुर्भाग्य है भारत का कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले क्या हुआ मैं उस डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और 1951 में जब सेंसस हुआ, उसमें इसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन जिस भी कारण से उन्होंने न किया, और ऑब्वियसली कि जो मैं समझता हूँ वो थे राजनीतिक कारण, क्योंकि जिस तरीके के उस समय चैलेंजेस थी, जो चुनौतियाँ थी, उस समय जो भी लीडर्स थे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लग रहा था कि शायद हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि आज के डेट में अगर जब हम बात करते हैं संख्या का, और आज हम 21वीं शताब्दी में जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहाँ पे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं और एकाएक आपके घर में 50 लोग आ जाए और 4 लोगों का संसाधन है, तो 50 लोग कैसे यूज कर पाएंगे? अगर आपको पहले से संख्या पता रहे कि हमारे घर पे आज शाम में 50 लोग आने वाले, तो आप उस तरीके से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय समाज में खास करके 41 के बाद से ब्रिटिशर्स ने उसको सेंसस कराया और उसी को आंकड़ा माना गया, और आंकड़ा मानने के बाद से जिस प्रकार से मंडल कमीशन आया, और उसी के आधार पे ओबीसी का जो रिजर्वेशन 91 में बीपी सिंह के द्वारा जो लागू किया गया था, तो मुझे लगता था कि वहाँ पे भी ये गलती हुई। इन लोगों को अगर जब रिजर्वेशन लागू करना भी था, तो एक उस समय भी सरकार चाहती तो एक आंकड़ा लेके आ सकती थी, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 41 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ है जी। अगर एससी एसटी का तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा, वो जब भी हुआ उसका हमें संख्या पता चला, लेकिन ओबीसी का जो कि जो कास्ट सेंसस था वो नहीं हुआ 41 के बाद से। और आप समझ सकते हैं कि 41 के बाद 47 में देश इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि उस समय का जो परसेंटेज रहा होगा, और 47 के बाद बहुत तरीके का डिवीजन हुआ। सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ देश ही नहीं बना, उसमें बहुत सारे लोग इधर से उधर गए जी। तो वो वहां पे मिसिंग हुआ। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 90 में हम उस डाटा को यूज कर रहे हैं
मंडल जी। कमीशन के तहत 40 साल बाद। 40 साल बाद। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय देश का क्या पॉपुलेशन रहा होगा और आज क्या पॉपुलेशन रहा 90 में क्या रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं बीपी सिंह जी को उसके लिए मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस सर, चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस चीज को लागू किया और जिस प्रकार से 51 से लेके 90 तक इस देश पे कांग्रेस का शासित राज्य कंट्रोल रहा और उन्होंने इस वर्ग को बिल्कुल एक तरीके से इग्नोरेंट में रखा, कहीं पे भी इसकी डिस्कशन नहीं की, कहीं पे उसके बारे में बात नहीं की, जिसको हम बोलते हैं कि लोकतंत्र में सबको राइट है, सबको अधिकार है। और मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक डिसीजन था जिसके चलते ये वर्ग को अभी तक संघर्ष करना पड़ा। सर, जो बीपी सिंह की सरकार जो थी वो तो संयुक्त सरकार थी, तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां बीपी सिंह को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाई? ऑब्वियस है, ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उनकी सरकार चली और इस जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई। उसका दबाव था उनके ऊपर प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने उस चीज को लागू किया। क्योंकि देखिए, आप एक चीज को समझना होगा, इस देश में हम जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। एक तो कांग्रेस, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, जिसने इस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज को अडॉप्ट की और 1885 से लेके 1947 तक लेके वो लोग आए। थॉट प्रोसेस वही था, ओरिजिन वही था। और ऑब्वियसली कि उसके आधार में उसमें बहुत सारे उस कांग्रेस पार्टी से उस समय चूंकि एक सिंगल एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पता था कि अगर हम एक सेफ्टी वॉल्व नहीं बनाएंगे तो हम बहुत ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आए, कैसे उनका यूज किया, उनका कैसे मिसयूज किया और इस देश को डिवाइड एंड रूल करके इतने दिनों तक रूल इस देश पे शासन किया। लेकिन 47 के बाद, 47 के बाद से जो चीजें होनी चाहिए थी, जो बदलाव होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। सिर्फ मतलब जिसमें जाति एक मतलब मुख्य मुद्दा है, जाति, क्योंकि हमें अपने संख्या हमें पता होना चाहिए था कि हमारी संख्या क्या है। क्योंकि आज आप जब कोई भी एजेंडा या कोई भी पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो उसमें आप डिफाइन करते हैं कि हु इज द इफेक्टेड पर्सन, हु इज द स्टेक होल्डर, उसका आउटकम क्या होगा, उसका इनपुट हम कैसे खर्च करेंगे। क्योंकि जब हम कोई पॉलिसीज बनाते हैं, उसका जब इम्प्लीमेंटिंग करते हैं तो उसके पहले हम सर्वे करते हैं जी। और आप देश का इतना बड़ा निर्धारण करने जा रहे थे और आपने कहीं कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन आपने 41 का जो उस समय का जो सेंसेक्स था, जो उस रिपोर्ट के आधार पर 90 में किया, तो ये पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो भी नेतृत्व में थे, उसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, इन सब ने, सुषमा स्वराज जी थी, ये पूरा एक तरीके का उसमें सपोर्ट सिस्टम था जिसके आधार पर बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू कर पाए। सर, एक बार भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता रहा है और खास करके 2004 से 14 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इवन बहन मायावती जी, ये सब लोग यूपीए के पार्ट थे और सब लोग समर्थन दे रहे थे उस सरकार को। और आज ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हम करवा रहे हैं, हमारी वजह से मोदी जी कर रहे हैं। और ये 10 साल रहे, 2004 से 14 तक। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि मैं अभी अपने पहले वक्तव्य में बोल रहा था कि इस देश में 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है। एक तो कांग्रेस, और दूसरा जनसंघ से निकला हुआ बीजेपी, और तीसरा एक जो रीजनल पार्टी के नाम पे आज के डेट में सब जगह वो प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट फैमिली पार्टी हो चुकी है। हाँ। तो ये आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे मायावती जी का नाम लिया या लालू जी का नाम लिया, लालू जी नो डाउट बिहार में जो सत्ता में आए सामाजिक न्याय के नाम पे आए, लेकिन जब 2004 से 14 के बीच में जब वो केंद्र में सत्ता में रहे, उन्होंने कभी भी इस विषय पे बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वो सत्ता प्राप्त कर चुके थे। और मैं फिर से मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनका कथन है कि अंतिम व्यक्ति के पास सत्ता का पहुंचना, अंत्योदय का जो उनका कंसेप्ट है कि जो समाज में जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका हम विकास कैसे करते हैं, वही हमारी सच्ची सेवा होगी, वही हमारा सच्चा राजनीति होगा। तो उसी विचार को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। और आज हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं विचारों को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे सबका साथ सबका विकास, ये जो कोटेशन है,
ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब आप इसको पॉलिसीज पे लेके बैठते हैं तब आपको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस भूमिका से आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, वो अपने आप में ही इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मतलब हम एक समाज में जो एक अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हम किस तरीके से सोचें। आप उनकी जितनी भी योजनाएं आई हैं, जितनी भी पॉलिसीज 2014 से लेकर अभी तक जो बनी है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें हर उस अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहीं किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इवन उन्होंने 10% EWS जो दिया, ये इस भारतीय राजनीतिक समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। ये कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन इसको उन्होंने किया। इसके पहले PV नरसिम्हा राव जी ने इस चीज को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन पॉलिटिकल विल होना चाहिए था। तो मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को समझा है, जिस तरीके से भारत का जो संरचना है, जो फॉर्मेशन है सोसाइटी का, कि हमें कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों को अपलिफ्ट करना है। सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप इंपावर नहीं हो सकते हैं। और एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते आप जब तक डिसीजन मेकिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, जब तक आप सत्ता में आपकी हिस्सेदारी नहीं बनती है, तब तक आप तो बस बेंच पे बैठे रहिए। तो मुझे लगता है कि इस मिथ को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो जहाँ से निकल के आए हैं, वो RSS जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, जो 100 साल होने जा रहा है, जिसका 1925 में गठन किया गया और पूरे विश्व का इकलौता एक ऐसा संगठन है कि जो 100 साल पूरा करने जा रहा है और डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, समाज के हर वर्ग के पास पहुंच रहा है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वो टच न कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहां पे उस संगठन का ग्रोथ क्यों हो रहा है। उस पर बहुत तरह के नैरेटिव मिल जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन मैं जो जहां से देख रहा हूं, जिस प्रकार से RSS पूरे भारत में हर गांव में, हर घर में जिस तरीके से पहुंच रही है विचार के नाम पे, सामाजिक समरसता के नाम पे, और ये RSS के लिए मतलब ये अचीवमेंट की बात है कि उनके स्कूल ऑफ थॉट से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। सर कहीं मुझे ये लगता है जैसे कि बिहार में आज के डेट में जो जातिगत जनगणना, बिहार पहला राज्य बना जातिगत जनगणना कराने वाला, और जो जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े निकल कर आए उसमें 14.26% यादव की पॉपुलेशन आई। उसमें और भी छोटी छोटी दूसरी जातियों को भी उसमें जोड़ा गया है जो कि यादव से अलग हैं, बट फिर भी उनको एक्युमुलेट किया गया। लेकिन उनके विधायकों की जब संख्या हम देखते हैं तो उनकी विधायकों की हमेशा संख्या जो है सर 55 और 50 से 60 के बीच में है। तो क्या लालू यादव को ये बात का डर था कि कहीं ये हमारी पोल न खुल जाए, या कहीं इस बात का डर था कि हमारी सत्ता न चली जाए? क्या मतलब? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि लालू जी का जिस तरीके से ओरिजिन हुआ, अगर आप उसको उस समय के 90 की राजनीति को देखें तो वो बिहार के मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल रूप से बने। उस समय VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे और श्याम सुंदर दास कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे आए। दूसरी तरफ रघुनाथ झा जी खड़े हो गए और उसमें फिर लालू जी थे, वो यहाँ पे देवीलाल जी के वो कैंडिडेट बने और उसमें चंद्रशेखर जी की बड़ी भूमिका रही। तो आप देख सकते हैं कि वो उस समय नेचुरल चॉइस नहीं थे, वो एक जिस तरीके का वोट का उसमें MLA ने जो वोट का जो डिवीजन हुआ उसके आधार पे वो चुन के आए और मुख्यमंत्री बने। नो डाउट मुख्यमंत्री बन के आने के बाद से बिहार की जो एक खास करके जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में उन्होंने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया, जिस तरीके से उन्होंने एक समाज को जो कि पिछले मतलब आज़ादी के बाद से जो एक बिल्कुल अनटचेबल था, जो बूथ तक नहीं जा पाता था, उसको इन्होंने अवेयर किया, वॉइस से अवेयर किया और उनके उस क्रेडिट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ चूंकि बिहार एक इस देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पे मतलब एक फर्टाइल लैंड है हर तरीके से, चाहे एकेडमिया हो, रिसोर्सेज हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में, चूंकि हम सबको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, उसी समय भारत ने LPG को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज आप देखिए उस समय 90 के बाद के जितने स्टेट्स थे सब ने डेवलपमेंट किया, लेकिन बिहार उसके बाद से उस पक्ष में जा ही नहीं पाया। सामाजिक न्याय, नो डाउट सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने परिवार की चिंता करें या सिर्फ अपने जाति के लोगों की चिंता करें।
आपको पूरा, चूंकि जिस तरीके का उनको सपोर्ट सिस्टम था, नो डाउट उनके जो पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन थे उस समाज में एक अवेयरनेस पैदा करने के, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ेगा कि बिहार को उन्होंने किस डायरेक्शन में लेके गए, वो चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसे तमाम करप्शन का जो लेवल था, किस तरीके से वहाँ से माइग्रेशन होने लगा। तो इन सब चीज़ों का जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे के भी कारण, मूल कारण में ये जो राजनीति और खास करके जिस तरीके से जो कास्ट सिस्टम का जो एक डिजाइन था वही था। सर, एक बिहार में सामाजिक न्याय के एक नेता हुए थे जगदेव प्रसाद, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि उस समय के भूमिहारों के बहुत बड़े नेता थे रामाश्रय सिंह, जिनके कहने पे पुलिस ने उनको गोली मारी। वो हमेशा एक नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, और धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहला चीज, जगदेव जी का जो भारतीय राजनीति में और खास करके बिहार की राजनीति में जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है जी। कि उस आदमी ने जिस तरीके से जो बात रखी, जिस डेयरिंग के साथ रखा, और शायद उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जी जी। लेकिन समाज में जो उनका एक मैसेजिंग था, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ये भारत, उनको पता था, तो विजनरी थे, उनको पता था कि ये देश मेजोरिटी का है, हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है। और मुझे ये कहने में कहीं से हिचक नहीं हो रही है कि जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है वहाँ का समाज टॉलरेंस में है, वहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो उनका जो 90 और जो 10 का जो ये जो स्टेटमेंट था, वो बेसिकली मेजोरिटी की बात करते थे, कि हिंदू समाज की बात करते थे, जाति की बात नहीं करते थे। क्योंकि हिंदू समाज एक यूनिवर्सल सोसाइटी है जिसमें हम सबको समाहित करते हैं। और जिस तरीके का हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था रही है, आप अगर उस तरीके को उसको ध्यान में देखिएगा तो सबके उस तरीके से कर्म थे। लेकिन बीच के कुछ काल फेजेज ऐसे आए जहां पे हमने पॉलिटिकल पावर्स जो थे वो कुछ वर्गों के हाथ में रहे, दूसरे वर्गों के हाथ में नहीं जा पाए, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटी। नो डाउट जगदेव जी के कंट्रीब्यूशन को बिहार और कोई भी जो भी अगर जिसको भी थोड़ा सामाजिक समझ है वो उनको भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जिस तरीके से उन्होंने उस समय एक कांग्रेस को जो एक तरीके का एक अपोजिशन के रूप में अपने आप को खड़ा किए, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही माइलस्टोन एक तरीके का चैप्टर था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए और शायद उसी के शिकार हुए। तो मुझे लगता है कि लेकिन आज उनके जो विचार हैं, वो आज उसी विचार को आप लेके देख सकते हैं कि पूरा भारत आज हम जो बात करते हैं कि आज पूरा विश्व जो भारत का जो हिंदुत्व है, जो भारत का हिंदू समाज है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये सबको जोड़ने की बात करता है, ये अपनी सुपरमेसी की बात नहीं करता है जी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस समय के जो लोग भी थे शायद उनके विचार को समझ नहीं पाए, जिसके चलते इस तरीके का एक नैरेटिव खड़ा किया गया उनके खिलाफ। अच्छा सर, अभी जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के लिए कैबिनेट में डिसीजन होने के बाद मीडिया में एक बार खबर आई तो एक होड़ सी लग गई है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि ये हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस है, और उसके नेता हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी। वो बार बार कह रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ऑब्वियस है कि ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन है, और ये पूरा क्रेडिट अगर मैं जो देख रहा हूँ, ये अभी की वर्तमान जो सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय मोदी जी, ये क्रेडिट उनको जाता है जी। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, आपको इसको भी मानना पड़ेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऑब्वियस है कि इस चीज को लेके वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आखिर थॉट प्रोसेस आया कहाँ से जी। ये इसके पहले 2004 से लेके 14 तक तो सरकार उनकी रही जी। उसके पहले भी देख लीजिए तो 90 तक उनकी सरकार रही थी, लेकिन उस समय तो इस चीज को लागू नहीं किया गया। आखिर लागू तो 2025 में हो रहा है। तो नो डाउट इसमें इस किसी भी जब सोसाइटल जो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं उसमें बहुत लोग रेज करते हैं, और ये चूंकि केंद्र सरकार का विषय है
कास्ट सेंसस कराना, सर्वे कराना, जनगणना कराना ये राज्य का विषय नहीं है, क्योंकि राज्य में जैसे बिहार ने सर्वे कराया, कर्नाटका ने कराया, तो आप देख सकते हैं कि उसको भी इन लोगों ने उस तरीके से लागू नहीं किया। बिहार ने तो दिखा दिया, लेकिन कर्नाटका में उस चीज को लागू नहीं कर पा रहे। सर्वे है, उसमें भी आप देखिए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ध्यान में रख के उसको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं टेम्पर्ड किया गया है। तो ये ठीक है, ऑब्वियस है कि इसमें जिन लोगों ने भी अपनी सहभागिता निभाई उन सबको इस चीज का क्रेडिट लेने का एक होड़ मची हुई है। लेकिन अगर आप जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही लिखा जाएगा कि उनके नेतृत्व में ये जो कि 1941 के बाद से इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, उसको इन्होंने लागू किया और कराया। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है पार्लियामेंट में नीतीश कुमार का भाषण देते हुए, और वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और ये वीडियो काफ़ी पुराना वीडियो है, मतलब जब वो मुख्यमंत्री से भी पहले, रेलवे मिनिस्टर से भी पहले। तो क्या ये नीतीश कुमार कन्विंस करने में सफल हो गए प्रधानमंत्री जी को जातिगत जनगणना के सवाल पर? नहीं, ऑब्वियस है कि नीतीश जी एनडीए के एक मेजर एलाई पार्टनर हैं, और अगर आप देखिए नीतीश जी का इतिहास देखिए, तो आज नीतीश जी को बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। जब वहाँ पे जिस प्रकार से कम सीट होने के बावजूद भी जब समता पार्टी थी, उस समय अटल जी और आडवाणी जी ने उनको मुख्यमंत्री का फेस रखा। तो ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसने एक उदारता का दिखाया, उसने एक बड़ा दिल दिखाया। और नीतीश जी जिस तरीके से बिहार में उस समय की जो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या वहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज हो, या वहाँ का जो सोसाइटल जो जिस तरीके का जो क्लासेस था, उसको दूर करने में उन्होंने बड़ा ही विकास पुरुष के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और इसको कोई भी बिहार का कोई भी बिहार से अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है या बिहार का जो समाज है, नीतीश कुमार के कंट्रीब्यूशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। उन्होंने जिस तरीके से हर चीज़ में, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन देने की बात हो, महिला के एम्पावरमेंट की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सबको लेके चलने की बात हो, और कभी भी उन्होंने उस जैसे जो हम जाति आधारित जो राजनीति होता है, कभी भी जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का कभी भी आपने उस तरीके का जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे जिस तरीके का एक अप्रोच देखने को मिलता है, वो कभी भी आज भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन में सरकार में आने के बाद से, और जिस तरीके से ऑब्वियस में ये ऊपर में इन लोगों की आपसी बातचीत हुई होगी, और नो डाउट ये एक सहमति के आधार पर इस चीज़ को डिसीजन में लिया गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नीतीश जी का जो स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं, ये शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में उनका स्पीच था, तो ये मुद्दा तो 41 के बाद से ही चला आ रहा था। इवन अगर आप देख लीजिए, गांधी जी और अंबेडकर दोनों चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इस चीज को मना किया। अगर आप उस समय आज़ादी के बाद का देख लीजिए, डिबेट तीनों का देख लीजिए, तो वो लोग इस फेवर में थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन नेहरू ने इस चीज को डिनाई किया। क्यों मना किया सर नेहरू ने? देखिए, मैं फिर वही बोलता हूँ कि देखिए, नेहरू जी इस देश के मतलब पहले प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि किस तरीके से बने, इस चीज़ को भी देखने की जरूरत है। और उस समय मैं फिर बोलता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे जो जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो अपना सक्सेसर किसको बनाना चाहता है, और नेहरू जी खुद अपने मुंह से बोलते थे कि मैं सिर्फ शरीर से भारतीय हूँ। नो डाउट उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनके सामने जिस तरीके का सत्ता मिला, लेकिन ऑब्वियस है कि किस प्रकार से मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान में रखा उनको। और जो एक कांग्रेसियों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज था, आप देखिए, अगर आप उस समय साउथ और खास करके इधर पूर्वी भारत का अगर देख लीजिए, तो पॉलिटिक्स किस तरीके से हुआ। जितने 5th ईयर्स जो प्लान बने, जो पंचवर्षीय योजना थे, किस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे साउथ की तरफ ज़्यादा फंड को डाइवर्ट किया गया, इधर कम किया गया। उसके पीछे पॉलिटिकल कारण थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल थ्रेट बिहार और यूपी से था। और आप पंचवर्षीय योजना उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा जी कि किस तरीके से पॉलिसीज बना के एक तरीके से इधर के स्टेट को वीक किया गया। तो ऑब्वियस है कि उसमें मतलब जो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उनके सामने जो चैलेंजेस थी, उसके आधार पे वो इन सब चीज़ों को लागू नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ऑब्वियस है, उन्होंने भी जो समीकरण, जातीय समीकरण जो बनाई, उसी समीकरण के आधार पर लंबे समय तक शासन में रहे जी। वो चाहे एक आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पूरा फैक्ट फिगर मिल जाएगा कि एक समीकरण के आधार पे उन्होंने इस देश पे रूल किया। सर, ये जो जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, तो इन डाटा से
सरकार को क्या सहूलियत मिलेगी इस डाटा का इस्तेमाल, जो पॉलिसी है, जो डेवलपमेंट है, जो बजट एलोकेशंस है, उन सब चीज़ों को करने में क्या सहूलियत मिलेगी? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ जो पर्दे के पीछे है हम्म या जो डार्क में है हम्म और वो जब ओपन हो जाता है तो उसके बाद असली डिबेट शुरू होता है। जी। अभी तो हमें पता ही नहीं है हम्म कि क्या है, उस सर्वे में क्या आएगा, वो जो कास्ट सेंसस होगा उसमें क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पहली बार सेंसस होने जा रहा है, न, लेकिन जाति का सेंसस होने जा रहा है। जी। तो ये जब निकल के आएगा उसके बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम जिस डायरेक्शन में अपना डेवलपमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो विकसित भारत कैसे बनेगा जी। उस विकसित भारत में किसका योगदान होगा, उस विकसित भारत में कौन पार्टिसिपेट कौन करेगा, उसका स्टेक होल्डर कौन होगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि देखिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है, आज डाटा का समय चल रहा है। तो जब तक हमारे पास करेक्ट डाटा नहीं होंगे, जब तक हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, और देखिए लोकतंत्र में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, और ये तो नंबर ही पता करना है जी। तो अगर मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज अभी तक जो बनाई जा रही है, और ऑब्वियस है कि ये केंद्र सरकार जब से पॉलिसीज जो बना रही है उसमें सबका ध्यान में रख के बना रही है, वो कहीं से भी उसमें आपको अनटचेबिलिटी या अपीजमेंट नहीं है। आप किसी भी पॉलिसीज को उठा लीजिए, मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं, आप उसके एक एक पॉलिसीज को उठाइए, उसमें कहीं से अपीजमेंट नहीं है, उसमें सबके लिए है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो चीजें डिबेट में सोसाइटी में जो चल रही थी 2024 के चुनाव के पहले आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी और खास करके इंडी गठबंधन ने जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली भी उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो भ्रांतियां हैं जो इन लोगों ने फैलाया, वो सारी ये सर्वे आने के बाद, सेंसस आने के बाद से शायद दूर हो जाएंगे। सर, भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा से आते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो जातिगत आंकड़े हैं वो सामाजिक न्याय के रिवाइज्ड रोड मैप होगा। बिल्कुल सही। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऑब्वियस है कि चूंकि देखिए मैं इसीलिए मतलब इस विषय पर उनका जो स्टेटमेंट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने खुद इसके पहले जब ये पेट्रोलियम मंत्रालय जब चला रहे थे उस समय आपको याद होगा कि उज्ज्वला योजना आई थी। और उस उज्ज्वला योजना मतलब इस सरकार की रीढ़ का, जिसको बोलते हैं ना कि बैकबोन था। हाँ, यूपी में 2017 और 19 दोनों जीते, सिर्फ उज्ज्वला योजना के बदौलत। और दूसरा उसमें जो एक जो मतलब जो लोग सब्सिडी ले रहे थे, जो लोगों ने वापस किया। हाँ। और इस भारत देश में इस तरीके का योजना लेके आना और उसको इम्प्लीमेंट करा लेना, मुझे लगता है कि उन्हें डाटा उस चीज का उनको पता चला। हाँ। जिसके चलते, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय वो सिर्फ कॉर्पोरेट का मंत्रालय जाना जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने टेन्योर में इस मंत्रालय को बिल्कुल एक आम जनता का मंत्रालय बना दिया। किसी एक आम जनता, एक कॉमन मैन कैसे उससे प्रभावित होता है। नहीं तो पहले तो सिर्फ पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी से ही देखा जाता था। वो पेट्रोलियम कॉर्पोरेट का ही मंत्रालय जाना जाता था। लेकिन इन्होंने अपने कार्य क्षमता के आधार पे, अपने विजनरी डिसीजन के आधार पे जिस तरीके से इस सिस्टम को लागू किया और इसको 100% एक्सक्यूट किया, और पूरे भारत में ये चीजें मतलब लागू कर देना, और उसको एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उसका बेनिफिट्स कितने हुए। उससे हमारे समाज में कौन से लोग थे जिनके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी पे, चूल्हे पे खाना बनता था, उसका अगर आप मतलब अगर एकेडमिक रिसर्च कीजिए तो उसके आउटकम बहुत सारे निकल के आए, और उसमें बहुत सारे रिसर्च होके आए हैं। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रख के उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये एक सामाजिक न्याय का एक नया रोड मैप तय करेगा ये सेंसेक्स। क्योंकि ऑब्वियसली जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जब आप पॉलिसीज के अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा सूचना आपके पास रहता है कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे गैप है। तो शायद उन्हें गैप ये मालूम है, और उस गैप का दूर तभी होगा जब हम सही डाटा लेके आए। सर, ये हमको अगला सवाल हमारा ये है, क्या जातिगत जनगणना जो है वो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है
उसमें किस प्रकार से सहायक हो सकती है? देखिए, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो राष्ट्र निर्माण का प्रोसेस, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। जी। आज हम और आप दोनों बैठ के जो बात कर रहे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इसको किसने बनाया है? आप जो कपड़ा पहने हैं उसको किसने बनाया है? आपने जो चश्मा लगाया है उसको किसने बनाया है? हम जो भोजन कर रहे हैं उसको कौन तैयार कर रहा है? तो ये जो रिपोर्ट आएगा, इससे उन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। और ऑब्वियस है कि उन सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है, हर उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इस भारत समाज में और भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा डिसीजन मोदी जी ने लिया है, बीजेपी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ने जो लिया है, जो मुझे लगता है कि आने वाले भारत की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अगर जब आपको एक्चुअल जब डाटा पता रहता है, एक्चुअल संख्या पता रहता है, तो आप उसी तरीके से अपना मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप हर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसी तरीके का एक्सपेंडिचर करते हैं। क्योंकि देखिए, आज के डेट में इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सबको इकोनॉमी चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कौन है? वो लोग कौन है जो आज भी वंचित है? वो कहाँ है? इसका क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। कास्ट का क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो आप राष्ट्र में कैसे सोच सकते हैं कि एक आदमी 4 रोटी खा रहा और एक आदमी के पास एक भी रोटी नहीं है? जी। तो ये सरकार, चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जी। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और ये टैक्स पेयर के पैसे से सारी चीजें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, जिसमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और आज भारत में मिडिल क्लास की संख्या बढ़ी है, इसमें सरकार को मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखना पड़ेगा पॉलिसीज में। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो समाज के हर वर्ग का उतना ही योगदान है, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या अपर क्लास का जो सेक्टर हो, या मिडिल क्लास हो, या जो नीचे का है। आपको सबको एक रोड मैप में लेके आना पड़ेगा। आपको सबके लिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप राष्ट्र निर्माण का जो कल्पना है, जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, उसको आप ग्राउंड पे उतार पाएंगे। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका हत्या हो गया था ट्रेन में, और वो जनसंघ के काफी प्रखर नेता थे, वक्ता भी थे, उन्होंने कहा था अंत्योदय ही हमारी राजनीति का ध्येय है और जाति गणना जो है अंतिम पंक्ति के नागरिक को पहचानने का सबसे सटीक माध्यम बन सकती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये कथन था। आप सोचिए, मंडल कमीशन से भी पहले की बात है ये, मतलब उस समय मंडल कमीशन की कहीं सुगबुगाहट नहीं थी, और राजीव गांधी कहते थे कि इससे देश बढ़ जाएगा, और उन्हीं के बेटे राहुल गांधी कहते हैं कि ये एक एक्सरे है, जो हमारे देश में जो बीमारी है, जो विकास में जो बाधक है, उस सारी बीमारियों का ये एक्सरे है जातिगत जनगणना, और उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं सर, दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो इन दोनों को आप किस तरीके से मतलब परिभाषित करते हैं? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था, जो उनका कंसेप्ट था, जो उनका थॉट प्रोसेस था, चाहे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, जब हम उसको पढ़ते हैं और जब उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि वो उस आदमी ने इस देश का कितना डीपली रूटेड स्टडीज किए होंगे। क्योंकि ये बात कहना, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति पे, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये ऐसे नहीं निकल के आ सकता है। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, उन्होंने एक एक समाज में जो रीतियां और कुरीतियां थी उसका स्टडीज किया, और उसके बाद ही एकात्म मानववाद का उन्होंने सिद्धांत दिया, और उसी के आधार पे ये जो कंसेप्ट है उसको लेके वो आगे बढ़े। और आज उसी विचार के आधार पे भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन के आज पिछले 10 साल से केंद्र के सत्ता में भागीदारी निभा रही है। स्टेट में भी सरकारें उनकी चल रही है। तो मूल मंत्र तो यही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के विजनरी लोग बहुत कम होते हैं, जो लोग बहुत पहले इस चीज़ को भाप जाते हैं कि आने वाला समाज कैसा होगा। तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको समाज को और राष्ट्र को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो आज से
50 साल पहले इस चीज को लिख के चले गए। आज आप उसी विचार की सरकार चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। इन्हें जो भी भारत का जो मतलब जो सबसे प्राइम अवार्ड है उससे सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने हमेशा से समाज को जोड़ने की बात की, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो आरएसएस से निकल के आए थे। जी जी। और आरएसएस में मैंने एक चीज देखा है कि जिस प्रकार से आरएसएस में जो प्रचारक लोग हैं, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, वो अपने घर परिवार को छोड़ के समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए सोचते हैं। और बहुत ब्राइट माइंड आते हैं प्रचारक में सर। मैं देखता हूँ आईआईटी से, आईएम से जो पीएचडी किए हुए लोग हैं वो तक, और एमबीबीएस एमडी किए हुए एम्स से वो तक, और जेएनयू जैसे संस्थानों से पीएचडी किए हुए, डीयू से किए हुए लोग प्रचारक बनते हैं। मैं पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो 100 साल पूरा होने जा रहा है। हाँ। और हेडगेवार साहब ने जब इसकी स्थापना की 1925 में, हाँ, तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जिस तरीके से उन्होंने इसकी स्थापना की, अगर आप उस समय का इतिहास उठा के देखिए तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अच्छा। उस समय जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा, एक संकल्प लिया, उन्होंने एक विजन लिया कि हमें कैसा राष्ट्र चाहिए, हमें कैसा भारत बनाना है। और उसको धीरे धीरे जिस तरीके से उस कमिटमेंट, उस कन्विक्शन, कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कभी भी आरएसएस ने कभी भी किसी सरकार का समर्थन नहीं लिया। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, समाज के हर घर घर में व्याप्त के रूप में, समाज को जोड़ने के नाम पे। और आज आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि भारत का ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जिस प्रकल्प में वो काम न कर रहे हो आरएसएस। तो मुझे लगता है कि आरएसएस के इस कंट्रीब्यूशन को भारतीय समाज के निर्माण में और खास करके राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी कड़ी है। मतलब एक ऐसी कड़ी है कि अगर आप उसको अगर हटा दीजिए तो शायद वो पूरा क्रम्बल कर जाएगा। आज भारत देश में जो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का जो डिबेट चल रहा है, जो परंपरा और ट्रेडिशन की जो बात चल रही है, आप आरएसएस को माइनस करके हटा के देखिए आज भारत कहाँ होता। हाँ। आपके सामने किस तरीके की चुनौतियां होती, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कोई भी मतलब जो भी अगर इस देश का नागरिक है जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी फाइनली एट द एंड ऑफ डे आइडेंटिटी सब जगह हावी होते जा रही है। बीच में ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा लगा था कि सब कुछ भूमंडलीकरण में अर्थव्यवस्था ही सब कुछ होगा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से पूरे विश्व में आइडेंटिटी को लेके क्लैशेस हो रहे हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो तो होनी ही चाहिए, और उसमें आरएसएस ने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया है। जिसके जो पौधे वो लगाए हैं उस धीरे धीरे उसका फल देना शुरू हो रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे विंग है उसके जो अभी निकल के नहीं आए हैं, जो भी ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं। वो प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं कि समाज को हम कैसे अवेयर करें, कैसे समाज को राष्ट्र के प्रति उसका कमिटमेंट पैदा करें जी। एक सामाजिक समरसता के लिए भी काम करना, कि सबको एक साथ लेके चलना। लेकिन आरएसएस के बारे में बहुत तरह की गलत नैरेटिव जो अपोजिशन वाले बनाते हैं, लेकिन जब आप नज़दीक से जाके देखिएगा, जब उनके साथ आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब आप उनके कार्यकलाप को देखिएगा, उनके कार्य पद्धति को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आरएसएस ने इस देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। सर, यूपी से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, अभी डिप्टी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़ा जो है वो विकास के इंजन का जरूरी ईंधन है, फ्यूल है। जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उस इंजन का वो फ्यूल है। और विपक्ष के लोग आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी जो है 40 पे नहीं आती, ज़्यादा सीटें जीतती अगर योगी के जगह अगर इनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है या ये मुख्यमंत्री रहते तो। नहीं देखिए, ये दो कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और जो लोग बांटने की बात कर रहे हैं उनके अंदर रावण का डीएनए है। तो ये बात योगी जी ने कही है, ऑन रिकॉर्ड है सर। और उन्हीं की सरकार में ये डिप्टी सीएम है, और इन्होंने कहा कि जातिगत जो आंकड़ा है वो विकास का ईंधन है। ऑब्वियस है, मैं एक चीज ऑब्वियस है कि दोनों लोग यूपी में सरकार में शामिल है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री हैं।
और दोनों लोग पॉलिसी जब बनता होगा तो दोनों के सामने से गुजरती होंगी। जी जी। और अभी जिस तरीके का समाज में अभी जो रिसेंटली एक जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से अभी जैसे आपने कोटेशन बोला कि जो बटेगा वो कटेगा, ये स्टेटमेंट ऑब्वियस है कि मतलब अंग्रेजों ने भी चलाया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज, और जिस प्रकार से यहाँ पे अपोजिशन ने, खास करके जो कांग्रेस लेड जो अपोजिशन था, जिस तरीके से समाज को तोड़ने के लिए वो संविधान लेके घूम रहे थे, एक लाल किताब लेके घूम रहे थे। जी, आप जी, समझ सकते हैं कि अच्छा, आप ये वाली बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि राहुल जी जिस तरीके से इसको लेके चल रहे थे, हाँ। तो जो मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान को बदलना आज के डेट में किसी के बस में नहीं है। हाँ। क्योंकि भारत का जो नागरिक है वो बहुत ही जागरूक हो चुका है। जी जी। हर मामले में। हाँ। तो ये इस तरीके का गलत नैरेटिव को प्रचारित करना और मोदी सरकार को डिफेम करना कि अगर मतलब 400 संख्या आ जाएगी तो संविधान बदल जाएगा, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल एक भ्रामक प्रचार था। और ऑब्वियस है कि इस भ्रामक प्रचार का उन्हें फायदा मिला, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम आई। और इसमें जहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी, चूंकि देखिए आज की डेट में जो चुनाव है वो एक मतलब मुझे लगता है कि मैकेनिज्म है, एक स्ट्रेटेजी है कि आप कब क्या कैसे करते हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, और आप जैसे बता रहे थे कि इन सब ने वहां पे पब्लिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन चुनाव के समय में जो चुनाव जब आता है उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले किस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है। और आज सूचना का तंत्र बहुत तेजी से प्रवाह हुआ है इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, और भारत में इसी सूचना के आधार पे मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी बचना चाहिए लोगों को। और ऑब्वियस है कि मतलब जो एक मैंडेट जो मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने 2019 से 24 और 14 से 19 जो काम किया, उस आधार पे जो संख्या सीटें जो कम आई, वो नो डाउट एक मतलब आकलन करने का विषय है कि इसको हम कैसे ठीक करें। और जिस प्रकार से अभी इन सब चीज़ों को ये लोग चेक एंड बैलेंस कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि चाहे कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, अभी महिलाओं का 33% रिजर्वेशन जो लागू किया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे इसमें इन सब चीज़ों को फिर से रिटेन कर लेगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं, हर रैलियों में भी कहते हैं, और अब तो मतलब तीसरा टर्म है उनका, क्योंकि ये भारत के आज़ादी के बाद, कांग्रेस के बाद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना नेहरू जी के बाद ये मोदी जी को ही नसीब हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मोदी जी ने हर जगह एक नारा लिखवा रखा है और बोलते भी हैं कि हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास भी उसमें जुड़ गया है। तो जो ये जातिगत आंकड़े हैं वो विकास के प्रयास को दिशा देंगे, विकास के प्रयास को दिशा देंगे। किस तरीके से दिशा देंगे? नहीं, ऑब्वियस है कि ये एक्चुअली मोदी जी का जो, अगर देखिए आप कोई भी जब पॉलिटिकल डिसीजन जब लिए जाते हैं, उसमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आता है। देखिए आप इस भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशन पे जो लोग बैठता है वो संवैधानिक रूल रेगुलेशन के आधार पर बैठता है। और मोदी जी जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो मतलब ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उनको इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके माध्यम से बन के वहां बैठे हुए हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है, और जो कि अपोजिशन इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। आप उनके डिसीजन को देख लीजिए, आप उनके पार्लियामेंट के एक एक डिबेट को उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से उनका जो एक अप्रोच है, जो उनका हर काउंटर है, हर जवाब का, हर सवाल का, मुझे लगता है कि इस तरीके के डिबेट पार्लियामेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना क्लियरिटी के साथ। तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति बहुत ज्यादा मैच्योर हुई है पिछले 10 सालों में। आप एक तरफ देखिए कि एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी, जिनकी एक लीगेसी है, जिनके घर के 3-3 प्रधानमंत्री रहे, और आज वो मतलब आप उनसे किसी विषय पे डिबेट कर लीजिए या किसी भी इश्यूज पे बात कर लीजिए, आपको लगता नहीं है कि भाई कि वो मतलब क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं।
नंबर 1। नंबर 2 कि ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब आप भारत के नेतृत्व करने की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको भारत के समाज को समझना बहुत जरूरी है। जो भारत की जो सोसाइटी है, भारत का जो सिविल सोसाइटी है, भारत किधर जा रहा है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, और उस मामले में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोदी जी जहां से निकल के आए हैं, जिस तरीके से, जिस स्तर से निकल के आए हैं, मुझे लगता है कि वो शायद उस तरीके का राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति में बहुत कम लोगों को मिला है, जो कि उनको मिला है, और आज और इसीलिए परफॉर्म भी कर रहे हैं और इसीलिए डिसीजन भी ले रहे हैं। आप देखिए, आप मोदी जी के कार्यकाल में, अभी ठीक है, अभी तो आज वर्तमान में वो सत्ता लेके चला रहे हैं, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आप उनका तुलना कीजिएगा बाकी प्रधानमंत्री से या बाकी देश के विदेश के लीडरों से, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या हिस्टोरिकल काम किस प्रकार से किया, कैसे किया, उस डेडिकेशन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें एक ऐसा लीडर, एक ऐसे विल पावर वाले लीडर मिले हैं, जो कि देश ही नहीं, आंतरिक ही नहीं, बाहरी स्तर पे भी भारत के का जो एक प्रभाव था, उसको फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास हो रहा है। और आपको दिख रहा है, पूरा विश्व में दिख रहा है। अभी जिस प्रकार से अभी जो घटना घटी है, जो आतंकवादी घटना अभी कश्मीर में घटी है, पहलगाम में, इसमें पूरा वर्ल्ड आज मोदी जी के साथ खड़ा है, भारत देश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान चारों तरफ से कॉर्नर हो चुका है, लेकिन वो वहाँ ऑब्वियस है कि वो अब बिल्कुल जोश में होश खोने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है जी, क्योंकि हम 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमें ये भी देखना है कि अगर युद्ध होता है तो 62 लाख करोड़ का जो हमारा जो युद्ध का जो उस पर जो खर्च आएगा, वो कहाँ जाने वाला है, वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। 55 लाख करोड़ का बजट है हमारा, जो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने हमारे बजट में पेश किया है जी। तो हमें देखना होगा, हमें आर्थिक शक्ति जब तक हम अपने आप को नहीं बनाएंगे। तो सर, ये मतलब मोदी जी, विपक्ष के पास एक मुद्दा था जातिगत जनगणना का, जिसके दम पे वो सोच रहा था कि भाई जो ओबीसी की जो जातियां हैं, जो मोदी जी को वोट दे रही हैं, हम उनको अपने पाले में खींचेंगे। उसको भी मोदी जी ने उनके हाथ से छीन लिया। तो क्या मोदी जी विपक्ष को अब राजनीति नहीं करने देना चाह रहे हैं? मतलब कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं, क्योंकि देखिए 370 भी खत्म कर दिए, कश्मीर का जो इशू था वो भी सॉल्व कर दिया, उसके बाद राम मंदिर का जो इशू था वो भी सॉल्व कर दिया। अब एक बहुत पुराना मुद्दा था जो जातिगत जनगणना का था, उसको भी कैबिनेट से पास करके अनाउंसमेंट करा दिया अश्विनी वैष्णव से। तो क्या मोदी जी मतलब अपने आप को इस तरीके से बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में अनडिस्प्यूटेबल लीडर्स के तौर पे वो जाने जाएं आने वाले भविष्य में? नहीं, पहले कि वो अभी भी अनडिस्प्यूटेबल लीडर हैं, आज भी हैं, बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी जी। आप उनके राजनीतिक यात्रा को देखिए। जी जी। अगर हम मुख्यमंत्री से जोड़ते हैं, अगर गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी वहाँ पे एक तरीके से वहाँ बनने के 6 महीने बाद ही भूकंप आया। फिर उसके बाद से वहाँ पे दंगे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में उन्होंने उसको संभाला। और लगातार वहाँ पे उन्होंने गुजरात को एक वाइब्रेंट गुजरात के रूप में स्थापित किया। और ऑब्वियस है, नो डाउट, गुजरात पहले से एक रिच स्टेट था, लेकिन उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसको स्थापित करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और उन्होंने एक गुजरात मॉडल लेकर के पूरे विश्व में और पूरे भारत देश में उसको एक तरीके से एक्सक्लूड किया। और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बने। तो देखिए, मोदी जी कोई चीज ऐसा नहीं कि वो इश्यूज लेके उसको रिजॉल्व करते हैं। उनको पता है कि क्या समस्या है, उसको रिजॉल्व कर देते हैं। और वो तो खुद पार्लियामेंट में भी बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष हमारा आलोचना करे, हमारी कमियों को बताए। मैं अगर कोई पॉलिसी लेके आता हूं, उसमें कमियां बताए, मैं उसको ठीक करूंगा। और एक अच्छे लीडर का, एक अच्छा वाइब्रेंट लोकतंत्र में विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो कि कमी है भारत में। इसकी कमी है कि जो आप ऑब्वियस है, ठीक है, आप चुनाव लड़े, चुनाव में आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया। आज जो केंद्र सरकार जो बना रही है पॉलिसी, उसमें आप कैसे और बेटर कर सकते हैं, जो कमियां उसको निकालिए। लेकिन ये लोग व्यक्तिगत प्रभाव करने की कोशिश करता है।
व्यक्तिगत हमला करता है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर ने किस प्रकार से मोदी जी को हर मामले पे, हर चुनाव के समय एक तो कांग्रेस के लीडर से सर इनको नीच तक कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही मानता हूं कि ये दिखाती है कि कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी, जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिसकी एक लिगेसी है, उसके लीडर का थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस लेवल पे सोचता है, उस देश की जनता को क्या समझता है। और मैं फिर आज कहना चाह रहा हूं कि आज का जो युवा है, आज का जो भारत का यूथ है, वो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, देख रहा है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी इस तरीके के जितने इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको समाप्त करते जाएंगे। और उनका एक विजन है, और जो 2047 में जो विकसित भारत जो बनाने का जो संकल्प है, उसी को ध्यान में रख के उन्होंने किया है। क्योंकि जब तक आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा, आप भारत के नागरिकों का विकास नहीं कर सकते हैं। जी 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 जी। तो सर अब तो हमें इंतजार करने की घड़ी है कि जातिगत जनगणना हो और उसके आंकड़े आए, तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कोई भी देश बिना अफर्मेटिव एक्शन के, बिना अपने एक एक नागरिक की परेशानियों को सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर देश में रिसोर्सेज 4 रोटी की है, तो अगर 4 लोग हैं तो सबके पास इक्वल रिसोर्सेज जाने चाहिए, जिसका जिस तरीके से टैलेंट है। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो जगदेव प्रसाद हो, या चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, हर किसी ने जातिगत जनगणना की मांग को उठाया है। और अभी जो जीवंत नेता जो शासन सत्ता में है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐलान ही कर दिया। उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार, जो बिहार के अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको पार्लियामेंट में उठाया कि ये कराना चाहिए। और आने वाले दिनों में ये देखने की अब जरूरत है कि जातिगत जनगणना से देश को कितना फायदा हो रहा है। और जो लोग इस चीज से डरे हुए हैं, या जो लोग इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में समझने की जरूरत है कि जातिगत जनगणना देश के विकास के लिए क्यों जरूरी है। आप सब भी पढ़िए, और ये हमारा पॉडकास्ट द अपीलिंग भारत की खास पेशकश को देखते रहिए। अगर हमारा शो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो जातिगत जनगणना के ऊपर लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा हुआ है वो खत्म हो सके। क्योंकि 140 करोड़ के इस देश में जो 60%, 62% जो पॉपुलेशन है, वो ओबीसी की पॉपुलेशन है। जो आपके घरों में फर्नीचर लगे हुए हैं, जो आपके घरों में रोटी बनता है, जो चूल्हा चौका बनता है, या जो आपके घरों में मीट सप्लाई होता है, वो बकरे का हो या मुर्गी का हो या फिश हो, या आपके घरों में जो कालीन बनता है वो बुनकरों के द्वारा ही बनाया गया है। और ये आपके थाली में जो चावल परोसा जाता है या दाल, वो इस देश का किसान ही उगाता है और बोता है और हर मौसम को भी झेलता है। तो सोचिए कि आपकी एक बेहतर जिंदगी के लिए 60% पॉपुलेशन की कोई बात नहीं कर रहा था। और ये देश में पहली बार होने जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री, जो कि सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व के प्रबल समर्थक, मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, वो व्यक्ति इस तरीके से सोच सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके की तमाम सारी वो जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द अपीलिंग भारत।